हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं कंप्यूटर थ्योरी। यह हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। इसके पहले हमने क्लास 2 तक की आपको करवा दिया है और प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड मेमोरी के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी के जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम आपको थ्योरी करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। ये वीडियो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कितने होते हैं? आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों, कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो कार्य के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं? दोस्तों, कार्य के आधार पर जो है 3 कंप्यूटर होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आकार के कार्य के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों से मिलकर बने होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर जो है 2 कंप्यूटर होते हैं। एक होते हैं विशेष प्रयोजन कंप्यूटर और एक होते हैं सामान्य प्रयोजन। अब सभी का हम बारीकी से एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं इसमें पहला कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर की यदि बात की जाए दोस्तों, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क या एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। इनका उपयोग दोस्तों व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किया जाता है। किनका? माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग। इन कंप्यूटरों को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें इसलिए भी व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति इसका आसानी से उपयोग कर सकता है। दोस्तों, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर माइक्रेल था, जिसे 1973 में R2E कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये माइक्रो कंप्यूटर आपको माइक्रेल याद रखना है, जिसे 1973 में कौन सी कंपनी ने बनाया था? R2E कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अब देखते हैं अगला। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर। बात करें दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में तो इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। दोस्तों, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इन्हें क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग भी इसी का किया जाता है। इन्हें दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रकार है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों लैपटॉप। दोस्तों, लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। जो लैपटॉप है इसे क्या कहा जाता है? नोटबुक भी कहा जाता है। लैपटॉप का आविष्कार दोस्तों एडम ओर्सबॉर्न ने वर्ष 1981 में किया था। किसने किया था लैपटॉप का आविष्कार? एडम ओर्सबॉर्न ने जो है वर्ष 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किया था। तीसरा है दोस्तों हमारा पॉम टॉप। कौन सा? पॉम टॉप। दोस्तों, यह एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप की तरह ही होता है। जो पॉम टॉप होता है दोस्तों एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप की तरह होता है। इसे मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। बात करते हैं चौथे नंबर की, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दोस्तों, यह भी एक प्रकार का कैसा कंप्यूटर है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पांचवा है दोस्तों टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट लैपटॉप की तरह होते हैं लेकिन ये ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। टैबलेट कैसे होते हैं? लैपटॉप की तरह ही होते हैं लेकिन ये कैसे होते हैं? ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर को दोस्तों मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनकी कार्यक्षमता की बात करें तो इनकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है। इन पर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक क्या होते हैं? सीपीयू होते हैं। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। इनका उपयोग अधिक मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? मिनी कंप्यूटर का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, अब इसकी उदाहरण की बात करें दोस्तों तो इसका उपयोग जो है टिकट आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनियों आदि में जो है मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रथम मिनी कंप्यूटर जो था ये था PDP-1, जिसे 1965 में विकसित किया गया था। कौन सा कंप्यूटर था? PDP-1 था
जिसे 1965 में विकसित किया गया था। अन्य उदाहरण की बात करें दोस्तों मिनी कंप्यूटर की, तो AS400 कंप्यूटर, प्राइम कंप्यूटर, HP 1000, 2100, 3000, स्पार्क, ये सभी क्या है, ये सभी मिनी कंप्यूटर है। देखते हैं अगला। दोस्तों पहला मुख्य फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 था, जिसे जीन एमडॉल ने तैयार किया था। दोस्तों ये भी याद रखना है, पहला मुख्य फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, IBM 360 था, जिसे जीन एमडॉल ने तैयार किया था। उन्हें मुख्य फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे, जीन एमडॉल को ही जो है मुख्य फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारा सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सबसे बड़ा आकार, सबसे अधिक स्टोरेज, बहुत सारे CPU, सबसे तेज गति, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है सुपर कंप्यूटर। यह कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्य के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ये कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्य के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। बात करते हैं दोस्तों मुख्य फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों इसका आकार बड़ा होता है, कार्य क्षमता अधिक होती है, अधिक स्टोरेज क्षमता होती है इसमें। मुख्य फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री का विवरण, बैंक का डाटा, कर्मचारी डाटा, बिल तैयार करने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। किसका, मुख्य फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों बड़ी कंपनियां बैंक, बल्क डाटा प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री आदि में करते हैं। जो मुख्य फ्रेम कंप्यूटर है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बड़ी कंपनियों में, बैंक में, बल्क डाटा प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्री में आदि में इसका जो है मुख्य फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मुख्य फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से हैं, IBM 360, IBM सिस्टम, IBM 704, ये सभी क्या है, मुख्य फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, अगला है दोस्तों सुपर कंप्यूटर के उपयोग के बारे में देखें दोस्तों। तो दोस्तों इसका उपयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए इसका उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इसका उपयोग करते हैं, हाई लेवल एनिमेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, जटिल गणनाएं करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। और दोस्तों सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों गति को किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है इसका फुल फॉर्म है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों सैम्यूअल क्रे ने किया था। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था CDC 6600 या क्रे 1 भी इसे हम बोलते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600 या क्रे 1 भी इसे हम बोलते हैं। सन 1964 में CDC द्वारा निर्मित, इसका निर्माण कब हुआ था, 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा, CDC कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसलिए CDC 6600 इसका नाम रखा गया था। बात करते हैं दोस्तों क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1975 में। आविष्कारक कौन थे, सैम्यूअल क्रे थे। स्थापना सबसे पहले 1976 में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया था। इसको कहाँ स्थापित किया गया था, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया था। कब, 1976 में। इसकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, इसकी स्पीड जो है ये 160 एम फ्लॉप्स है। पावर कितनी है, 115 किलोवाट, 208 वोल्ट, 400 हर्ट्ज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, COS और यूनिकॉस, मतलब COS और यूनिकॉस जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। CPU कितना क्या था, तो 64 बीट का CPU था और 80 मेगाहर्ट्ज इसकी शक्ति थी। ठीक है, देखते हैं अगला। दोस्तों दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और उनके देश के बारे में बात करें तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर का नाम, देश और उनकी गति क्या क्या है हम सभी देखेंगे। AI कैपिटन जो है ये अमेरिका का है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, और इसकी गति कितनी है, 1742 पेटा फ्लॉप्स है। कितनी है, 1742 पेटा फ्लॉप्स। फ्रंटियर जो है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 1102 पेटा फ्लॉप्स। फुगाकू जो है जापान का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 442.01 पेटा फ्लॉप्स। लूमी जो है फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 309.10 पेटा फ्लॉप्स। लियोनार्डो जो है इटली का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 174.70 पेटा फ्लॉप्स। टाइने 2A जो है ये चीन का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 6.44 पेटा फ्लॉप्स। एरावत की बात करें दोस्तों तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति कितनी है, 13.17 पेटा फ्लॉप्स। ये सभी आपको कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर है और उनके देश, ठीक है, और उनकी गति के बारे में हमने आपको बता दिया है। देखते हैं अगला। दोस्तों कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, 3 प्रकार के। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दबाव, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर परिणामों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मुख्य रूप से विज्ञान,
और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप संकेतक हो गया, थर्मामीटर हो गया, यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जो बाइनरी नंबर 0-1 का प्रयोग करते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, इनमें 0-1 का प्रयोग मतलब बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका उदाहरण है, लैपटॉप इसका उदाहरण है, स्मार्टफोन इसका उदाहरण है, पीसी इसका उदाहरण है, स्मार्ट वॉच इसका उदाहरण है, बाइक का डिजिटल मीटर इसका उदाहरण है। ये सभी किसके उदाहरण है? डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण है। दोस्तों तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों ये मिलकर बना है एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों से मिलकर बना है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके डिजिटल रूप में लाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ये भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके क्या करता है? डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? तो अस्पतालों में इनका उपयोग होता है, रक्षा क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है, विज्ञान के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ईसीजी मशीन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, डायलिसिस मशीन हो गई, पेट्रोल पंप हो गया, थर्मामीटर हो गया, एटीएम मशीन हो गई, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई। इन सभी जगह पे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। बात करें दोस्तों दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में, तो एआई कैपिटन जो है ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी LLNL में स्थित है। कहाँ कहाँ? एआई कैपिटन नामक सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी LLNL में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ का कंप्यूटर है? अमेरिका का। इसके पहले हमने इसकी गति भी आपको बताया था। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। दोस्तों यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, जैसे पत्र लिखना, दस्तावेज तैयार करना, डाटाबेस बनाना, अन्य सामान्य में उपयोग में इसका ही प्रयोग किया जाता है। किसका? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे म्यूजिक स्टूडियो में इसका उपयोग होता है, अंतरिक्ष विज्ञान में इसका उपयोग होता है, मौसम विज्ञान में इसका उपयोग होता है, रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, यातायात नियंत्रण आदि में इसी का उपयोग, किसका? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों परम 800, परम शिवाय, परम युवा 2, परम शक्ति, परम सिद्धि AI, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम 8600, परम 10,000, ये जो है भारत के सुपर कंप्यूटर है। भारत के अन्य प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो ये कोलोस ब्लासम, पदुम, विगो, मिहिर, सहस्त्र, आदित्य, प्रत्यूष, एका, टाटा समूह द्वारा विकसित, जो कि 2007 में विकसित किया गया था। एका ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? टाटा समूह के द्वारा। तो ये सभी क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब दोस्तों भारत में कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो दोस्तों भारत में कंप्यूटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में कंप्यूटर की युग की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो ये एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था। कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसे लगाया गया था। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? 1952 में। प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया। कहाँ लगाया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, और दोस्तों बात करें भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में तो दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है 1955-56 में स्थापित किया गया था। कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? तो रंगास्वामी नरसिम्हन जो है। कौन? रंगास्वामी नरसिम्हन जो है भारत में कंप्यूटर के जनक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? तो ये है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। निर्माता संस्था कौन सी है इसकी? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था। स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हेड पोस्ट ऑफिस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला। भारत में प्रोसेसर निर्माण। दोस्तों भारत में प्रोसेसर निर्माण कैसे हुआ था? दोस्तों पहला प्रोसेसर कहाँ बना? ये बना था बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस 1986 में। पहला प्रोसेसर कहाँ बना था? बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में बना था, 1986 में बना था। विश्व का प्रथम प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 जो है ये विश्व का प्रथम प्रोसेसर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000। संस्थान किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। प्रगत संगणन विकास केंद्र ने इसे बनाया था। स्थापना कब हुई थी? 1999 में। स्थान कहाँ पे? पुणे में इसका बनाया गया था। पुणे में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला।
सुपर कंप्यूटर विकास में भारत। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का विकास में भारत का क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। भारत में दोस्तों सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये है विजय भाटकर पाटिल। कौन है, विजय भाटकर पाटिल। पहला सुपर कंप्यूटर संस्थान कौन सा है, तो IITM पुणे जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर संस्थान है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत है। स्टार्टिंग में इसकी हमने आपको स्पीड बताई थी। एरावत का फुल फॉर्म क्या है, AI रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज डिसइमिनेशन प्लेटफॉर्म। कौन सा, AI रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज डिसइमिनेशन प्लेटफॉर्म जो है इसका फुल फॉर्म है एरावत का। ठीक है दोस्तों, प्रत्यूष की बात करें दोस्तों, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है कौन सा, प्रत्यूष। क्या है, प्रत्यूष है। संस्थान भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने इसका निर्माण किया था। इसकी विशेषता क्या है, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है ये, कौन सा, प्रत्यूष। अब देखते हैं दोस्तों मेमोरी के बारे में। किसके बारे में, मेमोरी के बारे में। दोस्तों मेमोरी है क्या, मेमोरी है दोस्तों डेटा या सूचना को संग्रह करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन उपकरणों को मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा या सूचना को संग्रह करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन उपकरणों को मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये है हमारी दोस्तों बिट। और मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो जियो बाइट जो है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। देखते हैं अगला दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं मेमोरी की इकाइयों के बारे में। तो दोस्तों बी बराबर होता है बिट, और बड़े बी, कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। बीट से बड़े क्रम में इकाइयाँ, एक बीट बराबर क्या होता है, 0 या 1 होता है। एक निब्बल में 4 बीट होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, एक बाइट में 2 निब्बल भी होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सभी का हम देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके। दोस्तों 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। क्या होता है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में 1024 KB होती हैं। एक गीगाबाइट में 1024 MB होता है। एक टेराबाइट में 1024 GB होता है। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है। एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होता है। एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होता है। और एक ब्रोटोबाइट में कितना होता है, 1024 योटाबाइट। एक जियोबाइट में कितना होता है, 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। अब दोस्तों इकाइयों का क्रम और आरोही क्रम में क्या है, सबसे छोटी इकाई है दोस्तों 1 बीट, उससे बड़ी है 1 निब्बल, उससे बड़ी है 1 बाइट, उससे बड़ी है 1 KB, उससे बड़ी है 1 MB, उससे बड़ा है 1 GB, उससे बड़ा है 1 TB, उससे बड़ा है 1 PB, उससे बड़ा है 1 EB, उससे बड़ा है 1 ZB, उससे बड़ा है 1 YB, उससे बड़ा है 1 ब्रोंटोबाइट, एक उससे बड़ा है 1 जियोबाइट। तो सबसे छोटी इकाई बीट होती है और सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट होती है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों प्राथमिक, प्राइमरी, इसे हम आंतरिक या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी है, रैम। रैम के भी दो प्रकार है दोस्तों। एक होती है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एक होती है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है ईईपी रोम। अब दोस्तों पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सभी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, या इसे इंटरनल मेमोरी भी हम बोलते हैं। बात करते हैं अगला द्वितीयक मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों ये कौन कौन सी है, पहला है चुंबकीय स्टोरेज। अब चुंबकीय स्टोरेज में कौन कौन सी आती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, SDD सॉलिड स्टेट ड्राइव, विंचेस्टर डिस्क और जिप डिस्क। ये क्या है, चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है, मतलब मेमोरी है। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BD ब्लू-रे डिस्क, ये क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है। फ्लैश स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये क्या है, फ्लैश स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, ये सभी हमने आपको बताया। अब सभी के संक्षिप्त रूपों के अर्थ हम डाल लेते हैं। रैम का क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को क्या बोलते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
BD का ब्लू रे डिस्क, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, SDD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस और VM का होता है वर्चुअल मेमोरी। ये सभी के क्या है, संक्षिप्त रूपों के अर्थ है। देखते हैं अगला दोस्तों प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक मेमोरी है दोस्तों, इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट में तेज होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, इसका एक्सेस टाइम जो होता है ये आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, तेज होता है। देखते हैं अगला। अब बात करते हैं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम को मुख्य एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। यह एक टेम्पररी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है। रैम कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। यह इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी है। बिजली जाने या सप्लाई बंद करने पर इसमें मौजूद डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। CPU द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में लाना आवश्यक होता है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो क्या होता है, रैम में जाता है। ये था हमारा रैम के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों रैम के बारे में। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है DRAM। DRAM का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बिजली खपत अधिक होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, सस्ती और धीमी होती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली रैम कौन सी है, यही है DRAM। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, PC, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में इसका उपयोग होता है। यह सस्ती, धीमी और लाइट खपत कम करने वाली होती है। जो DRAM होती है क्या होती है, यह सस्ती होती है, धीमी होती है और लाइट खपत कम करने वाली होती है। देखते हैं PC DRAM के बारे में। दोस्तों PC DRAM के अंतर्गत तीन चीज आती है, एक आता है SDR, DDR और SDRAM। SDR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिंगल डाटा रेट। DDR का डबल डाटा रेट और SDRAM का सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा SRAM। दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रिफ्रेश ऑन होने तक डेटा बना रहता है। दोस्तों इसमें रिफ्रेश या ऑन होने तक क्या होता है, डेटा बना रहता है। दोस्तों यह मेमोरी जो है महंगी होती है, तेज होती है, अधिक बिजली की खपत करती है। कौन सी, SRAM। ठीक है। उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है इसका, तो ATC सिस्टम मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका उपयोग करते हैं। शेयर मार्केट में इसका उपयोग होता है। यह DRAM से तेज होती है। कौन सी, SRAM। SRAM जो है दोस्तों ये DRAM से तेज होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रोम के बारे में दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसकी विशेषता क्या है, वार्म, राइट वंस, रीड मैनी। इसका वार्म याद रखिएगा, राइट वंस, रीड मैनी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी है। रोम कैसी है, स्थायी मेमोरी है। बिजली या सप्लाई बंद होने पर भी इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन रैम में क्या होता था, नष्ट हो जाता था। ठीक है दोस्तों, रोम में स्थायी प्रोग्राम स्टोर रहता है, जिसे बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, जैसे कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम आदि में इसका उपयोग हम करते हैं। इसे बनाते समय ही इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है। जब रोम को बनाया जाता है दोस्तों, तो इसे बनाते समय क्या किया जाता है, इसे इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है। इस मेमोरी के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, वो होता है बायोस, जो कि इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, देखते हैं अगला। बात करते हैं दोस्तों बायोस के बारे में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलता है। यह जांच करता है कि सभी पार्ट्स ठीक से चल रहे हैं या नहीं, जैसे कि कीबोर्ड की लाइट ऑन होती है या नहीं। कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया को स्टार्ट करने में मदद करता है कौन, बायोस। बायोस की इस प्रक्रिया को पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें स्टार्ट करने में मदद करता है, तो बायोस की इस प्रक्रिया को पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला। अब बात करते हैं दोस्तों सीमोस बैटरी के बारे में। तो दोस्तों सीमोस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है। सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चालू रखना होता है। जो सीमोस का पूरे मुख्य कार्य होता है दोस्तों, कंप्यूटर की घड़ी को चालू रखना होता है। अब बात करते हैं रोम के बारे में दोस्तों। तो रोम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार ही बदला जा सकता है। दोस्तों रोम जो PROM जो है दोस्तों, बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। इसके निर्माण के बाद कंटेंट को एक ही बार बदला जा सकता है। कितने बार, एक बार ही। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं ईपीरोम के बारे में दोस्तों, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। तो इसे बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। इसमें डेटा को यूवी रेडिएशन पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जाता है। इसमें जो डेटा है इसको मिटाने के लिए यूवी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का। ईईपीरोम की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम को बिजली की मदद से चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड, ये क्या है, ये इसी के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला। वोलेटाइल मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो इस मेमोरी की संग्रहण क्षमता को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, इसकी संग्रहण क्षमता को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। बिजली जाने पर इसमें मौजूद डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। उदाहरण की बात करें रैम, एस रैम, डी रैम, कैसे रजिस्टर, ये जो है ये सब वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो इस मेमोरी मौजूद डेटा बिजली जाने के बाद भी संग्रहित रहता है। बिजली जाने पर इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। उदाहरण की बात करें रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, नॉर एंड नॉन एसएसडी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये आज मेमोरी का टॉपिक था जो हमने आपको करवा दिया। अगली क्लास आपको अगले वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।